देखिए, बात करें हम इंडियन पॉलिटी की, जो कॉम्पिटिटिव लेक्चर है, जो अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, जहाँ एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी। इससे पहले बात करें मैंने आपको क्या पढ़ाया है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने पहले का अभी तक कंप्लीट करवाया हुआ है। तो देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने क्या करवाया था कि जो ये पॉलिटी है और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक सेकंड बुक बोल सकते हो, दैट इज़ अ पवित्र वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें सुप्रीम लॉ देखने को मिलते हैं आपको, दैट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। जो पॉलिटी है पूरी गवर्नमेंट जो है, ये आपको दो बेस में देखने को मिलेगी, दैट इज़ अ फेडरल एंड वन इज़ द यूनिटरी। फेडरल में 3 टायर गवर्नमेंट बोल सकते हो कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल यानी कि पंचायत और म्यूनसिपलिटी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये तीनों वर्ड हमने फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस से। तो देखो, हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि कौन कौन से हमारे पास, जैसे बात करें बिफोर 1857 से पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था। इसमें बात की गई थी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको स्टेटस मिला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। जो सुप्रीम था कहाँ पे? बॉम्बे और मद्रास। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई पूछे आपको वो कौन थे, वो थे वारेन हेस्टिंग थे। और रेगुलेटिंग एक्ट ही 1773 का एक ऐसा था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1774 में थ्रू द एक्ट 1773। तो इसी एक्ट में आपको 4 जजेस देखने को मिले थे। एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था इम्पे, उनका नाम था IMPEY इम्पे, और 3 अदर जजेस थे। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस करवाया था कल कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या था। तो 1784 का जो एक्ट था, इसमें हमने बात की थी, किस किस की बात की थी इसमें? ऐसे बात की थी हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोड ऑफ डायरेक्टर की बात की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो ये था, इनका काम जो पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करते थे। जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे, ट्रेड एंड बिजनेस किस तरह से संभालना चाहिए उसकी बात करते थे। और जहाँ पे डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम भी दिया गया था। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और बात करें हम जहाँ पे चार्टर एक्ट आया था 1793 का, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, जी एक्ट क्या था, जहाँ बोला गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो लोग काम करेंगे उनको जो सैलरी देंगे वो इंडियन रेवेन्यू से जो सैलरी जो पैसे आएंगे वो हम उधर से पैसे उनको देंगे। फिर चार्टर एक्ट 1813 का जो आया था, इसमें क्या बात की गई थी हमने? इसमें बात की गई थी कि जो ट्रेड, जो मोनोपोली है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही थी, तो ब्रिटिशर का ये कहना था कि उनकी मोनोपोली ख़त्म करनी है। अभी सिर्फ एक ही अलाउ करेंगे ट्रेड, चाय का ट्रेड, किसके साथ? चाइना के साथ। और जो 1813 का एक्ट था, इस एक्ट में 1 लाख खर्च करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और क्रिश्चियन पंडित को धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया गया। जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाने की बात की गई थी अंडर एक्ट 1833। जो 1813 का एक्ट था, इसमें एक बात और कही गई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की गई। और जो बात किसने की थी, उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। उनका नाम था लॉर्ड MACULAY मैकॉले, उनका नाम था। इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी इनको कहते हैं। तो और बात करें अगर जहाँ पे हम, जैसे कि 1833 का एक्ट आया, इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक। वो कौन से थे? विलियम बेंटिक थे वो, विलियम बेंटिक देखने को मिले थे हमें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद फिर और कौन आए? जहाँ पे इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया था, लॉ कमीशन बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक नाम था उनका। फिर 1853 का एक्ट आया था, जहाँ पे जो वोटिंग राइट था वो दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल की जो उपाधि थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और गवर्नर ऑफ इंडिया जो रहेगा वो सिर्फ एक था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और सिविल एग्ज़ाम राइट ओपन कंपटीशन रखा गया। मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में। तो ये चीज़ें मैंने पहले की डिस्कस की हुई हैं, तो मैंने आपको बताया था। अगर बात करें हम, फिर और भी एक्ट थे, धीरे धीरे हम उन एक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। वो कौन कौन से एक्ट थे? जैसे 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, जिसे हम मोले मिंटो रिफॉर्म का नाम दिया गया था, 1919 का एक्ट। ये सारे एक्ट आपने पढ़े हुए हैं या देखे हैं। तो देखो, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में क्या बोला गया है,
बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। एक चीज़ बड़े ध्यान से देखेंगे, बोलेंगे कि इंडिया की बात करें एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। शुरू में जो आर्टिकल की बात करें 395 आर्टिकल थे शुरू में जो आर्टिकल थे वो कितने थे 395। शेड्यूल कितने थे 8, पार्ट कितने थे 22 पार्ट थे। लेकिन जैसे जैसे अमेंडमेंट हुई उसके बाद आज के टाइम आर्टिकल 448 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, ठीक है। पार्ट कितने 25 पार्ट हैं और आपको 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं आज के टाइम। हिस्ट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बात करें ये क्या है, सबसे पहले हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिए कहाँ से गया है, अमेरिका से लिया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो आइडिया था वो आइडिया किसने दिया था, M.N. रॉय ने इसका आइडिया दिया था। उस टाइम 1938 में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे वोट होंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। उस टाइम जो वोटिंग राइट था, जो भी वहाँ पे बैठते थे उनका वोटिंग राइट था 21 एज के। आज के टाइम तो ये जो वोट करने की एज है जो 21 से कितनी कम कर दी गई है, 21 से 18 तक पहुँचाया है। ऐसा जो अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट को बोलते हैं 61 अमेंडमेंट 1989, 61 अमेंडमेंट 1989, ठीक है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। बाद में बात करें 1940 में एक आया था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी। अगस्त ऑफर में क्या बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी, इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिंथिगो ये थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग अगस्त ऑफर। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें जो मेन थे पर्सनैलिटी वो थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने भेजा और कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वार उस टाइम चल रही थी और इन्होंने इंडिया को बोला आप हमारा साथ दो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन इंडियन वाले अभी इनकी पॉलिसी को समझ गए थे, उन्होंने इनकी पॉलिसी को समझते हुए जो बोला कि नहीं भाई अब हम आपका साथ नहीं देंगे। तो क्रिप्स मिशन जो थे इनको रिजेक्ट कर दिए के बाद में फिर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 इसने भी डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये भी ध्यान रखें कि हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1946 में एक प्लान भेजा गया, उस प्लान को बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ये किसके द्वारा भेजा गया था, क्लेमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था 30 जून 1948 में इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। इसे माउंट बैटन प्लान भी बोलते हैं। और इसमें जो 3 पर्सन थे वो कौन कौन से थे, एक थे पैथिक लॉरेंस स्टैफर्ड, उसके बाद थे AB अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोल सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिनको हमने पीछे पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट का नाम भी दिया गया था। तो टोटल बात करें यहाँ पे हम देखें इसमें क्या बोला गया कि जो ड्राफ्ट था ओवरऑल जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के मेंबर भी देखने मिले थे। 1931 में जो आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जहाँ पे इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो कौन से एक्ट के थ्रू, 1935 के एक्ट के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया। जो डिमांड थी, इसकी डिमांड जो आइडिया दिया गया था 1934 में M.N. राय के द्वारा दिया गया, M.N. राय। और फर्स्ट टाइम 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड रखी थी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला इट मस्ट बी फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। और जहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे ये चीज़ें बोली गई थी, जो चीज़ें मैंने भी बताई। फिर अगस्त ऑफर आया, फिर उसका स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें कौन से 3 पर्सन थे उनके नाम मैंने आपको बताया अभी कि पैथी लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे। इन्होंने क्या क्या बातें की यहाँ पे कि हम इंडिया को आज़ाद करवाएंगे, ये सारी बातें बोली गई। और आगे चले अब लेक्चर में, तो देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया ये 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया गया। इसमें आपको मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जहाँ पे बात करें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें टोटल मेंबर 389 मेंबर थे। जो 289 ये जहाँ पे देखने को मिले थे हमें, ये ऐसा कब हुआ था, ये हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी और रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। इसमें आपको 229 प्रोविंसेस से देखने को मिले थे, 70 आपको स्टेटों से देखने को मिले थे। जो मेंबर इसमें थे वो पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे, यानी कि ओवरऑल आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड
इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और पहली मीटिंग जो देखने को मिली थी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में वो 9 दिसंबर 1946 में देखने को मिली थी। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग देखने को मिली थी, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। उस टाइम जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है, देश के नहीं ऐसे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो भी ध्यान रख सकते हो, जो सीनियर थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए। जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे, ना कि पूरे देश के। तो ये सारी चीज़ें हमें बोली गई हैं। कुछ रेजोल्यूशन पास किए, उन रेजोल्यूशन में जो बात रखी गई थी जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर क्या क्या लिखा गया, किस तरह से हम नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, जहाँ पे उस टाइम असेंबली का जो कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये आपको देखने को मिलती है 1946 में। इसमें कुछ आप लोगों को सीटें देखने को मिलेगी 292, 93, 4, टोटल 393, 389 थी। ये कहाँ से थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कितने थे, प्रिंसली स्टेट कितने थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस कितने कितने थे, वो चीज़ें अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर माउंट बैटल प्लान की बात करें 3 जून 1947 डेट याद रखें। इसमें भी यहाँ पे बोला गया कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ये जहाँ पे मुस्लिम बात करे थे पाकिस्तान के लिए। तो ये उस टाइम जो पर्सन जो थे मेंबर थे वो डिवाइड हो गए 299 मेंबर में, ठीक है। 229 जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से थे और 70 जो प्रिंसली स्टेटों से थे, राजा महाराजाओं, राजा रजवाड़ों बोल सकते हो। और जो सीट थी जो एलोकेट कर दी गई रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के बेस पे, मुस्लिम, सिख और जनरल 3 बेस पे देखने को मिली थी हमें। और याद रखें जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बोल रहा हूँ, जे आपको कॉपी पे लिखना ही पड़ेगी। सोचो कि सब कुछ PDF से मिलेगा, ऐसा नहीं है। 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे HC मुखर्जी थे। आपसे कोई पूछे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइज़र थे वो कौन थे? BN राव। कौन थे? BNRAU राव। लेकिन आइडिया जो दिया गया था वो MN रॉय के द्वारा दिया गया था। और एडवाइज़र कौन थे? VN राव, ध्यान रखें, ये थे वो। तो फिर धीरे धीरे और आगे चले। इसमें आपको कांग्रेस की कितनी सीटें थी, बाकी वालों की कितनी सीटें थी, ये आपको याद नहीं करना है, एग्जाम वाले पूछेंगे नहीं, ये सिर्फ एक बार आंखों से निकाल देना, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मेजर कमेटी बनाई गई। मेजर कमेटी जो बनाई गई जैसे यूनियन पावर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे, जी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम वाले पूछते हैं। जैसे मैंने पीछे भी बताया माउंट बैटन प्लान जो 3 जून 1947 को देखने को मिला था, जो लास्ट वाइसराय भी थे इंडिया के, इंडिया आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 में, ये चीज़ें बोली गई थी। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया नेहरू जी के द्वारा, और इसके थ्रू एक प्रेम्बल बना था। प्रेम्बल को अडॉप्ट करना की जो डेट थी वो 22 जनवरी 1947 थी। कितनी? 22 जनवरी 1947 थी वो डेट। प्रेम्बल को मॉडर्न हॉरस को बोला है KM मुंशी ने। ध्यान रखें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अभी। प्रेम्बल को क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रेम्बल को क्या क्या बोला गया है, ये ध्यान रखें, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बता देता हूँ मैं, PDF में है नहीं हो। प्रेम्बल को मॉडर्न हॉरस को बोला है KM मुंशी ने। प्रेम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने बोला है। और उसके बाद बात करें हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पढ़ा आपने आर्टिकल 32 में आता है, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है। प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है? प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड जो बोला गया वो बोला है NK पालकीवाला। NK पालकीवाला, याद रखें। उसके बाद कॉमनवेल्थ मिशन की बात करें 1949 में देखा गया था, नेहरू जी के द्वारा ज्वाइन किया गया था इसमें उस टाइम। और नेशनल फ्लैग जो मैंने पीछे वर्ड यूज़ किया है, इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। और उस टाइम हम बात करें जो नेशनल फ्लैग होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ जो होती है वो कितनी होती है? 3:2 रेशो में होती है। 3:2 रेशो। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, सैफरॉन, ग्रीन, वाइट। सैफरॉन जो होता है जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ग्रीन जो होता है जो प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर बात करता है। वाइट जो है जो पीस को रिप्रेजेंट करता है, पीस, शांति। नेशनल सॉन्ग एंथम की बात करें, इसको कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे। ऐसे कोई पूछे कि
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें कितनी मीटिंग हुई थी, यानी कि डिस्कशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो हुई थी 141 डेज, 141 डेज। लेकिन ड्राफ्ट जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो कितने दिन लगे थे, 114 दिन लगे थे। आपसे कोई पूछे कितने पैसे खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, 64 लाख खर्च हुए थे, 64 लाख। टोटल 11 सेशन हुए थे। इसमें फीमेल मेंबर जो थी वो 15 फीमेल मेंबर थी, कितनी 15। तो टोटल मेंबर आपको बताया मैंने 389 थे। 299 इसमें 9 फीमेल फ्रॉम इंडिया से थी और 292 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। 93 स्टेटों से थे, 3 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, यानी कि बलूचिस्तान जे बोल सकते हो, जो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटें थी। यानी कि टोटल 13 कमेटी ने इसमें काम किया गया था। आपसे कोई फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर पूछ ले, जी.वी. मावलंकर थे वो, जी.वी. मावलंकर। पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें पढ़ लेना क्या क्या मैंने बोला है। तो कमेटी में कुछ और भी बातें की थी, कमेटी की बात करें, इधर मैंने निकाले दिए पीडीएफ में, ये कमेटी, ठीक है। इसमें जो जहाँ बात करें फंडामेंटल राइट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जे.बी. कृपलानी, जो इंपॉर्टेंट है। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने वाले वो कौन थे? पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया थे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने वाले, पिंगाली वेंकैया। बाकी द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश इंडिया का था, जो लास्ट टिल 1947 में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के द्वारा देखा गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। पहली इलेक्शन 1952 में देखने मिली थी। कब? 1952 में देखने मिली थी। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने हाथों से लिखा था। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से लिखा था। रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें, कभी कभी पेपर में पूछते हैं रियल एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने मिलते हैं, ठीक है। हमारे जहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखने मिलती है। आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट की है, जो हमने ब्रिटेन से लिए गया है। बाकी और बातें करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है लायर पैराडाइज, क्योंकि इसमें सारे सारे वकील देखने मिले थे, तो लायर पैराडाइज बोला। जी जो वर्ड यूज़ किया था लायर पैराडाइज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो किया था यूज़ आइवोर जैनिंग ने। किसने? आइवोर जैनिंग, JENNING, इंपॉर्टेंट है। और 4 कमिश्नर मैंने जो बात की थी वो कौन से प्रोविंसेस से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसमें जो भी एक मेंबर बैठे वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। सीटें डिवाइड कर दी गई, मुस्लिम, सिख, जनरल। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इटालिक वर्ड में लिखा गया है वो किसने दिया गया? इटालिक स्टाइल दिया गया, वो दिया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप जहाँ से पढ़ सकते हो। प्रेम बिहारी रायजादा, कैलीग्राफर बोल सकते हैं इनको। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? बसंत कृष्ण वैद्या। कौन है? बसंत कृष्ण वैद्या, इन्होंने इसका हिंदी वर्जन निकाला है, ध्यान रहे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने बता दिया, कब रीडिंग हुई थी, पहली, सेकंड, थर्ड, ये सब कुछ मैंने बताया। कितने आर्टिकल थे पहले, आज के टाइम कितने आर्टिकल हैं, कितनी कितनी सीटें थी। इन्फोर्समेंट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। कितने टाइम लगा था बनने में? नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? एंथम को, सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया? कमेटी में कौन कौन से पर्सन थे, इनके नाम याद रखें। जो 15 वुमेन थी वो कौन कौन सी थी, उनके नाम कोई पूछ ले, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर। इस पीडीएफ को 4 बार, 10 बार, 15 बार देखो लेक्चर को, और इसमें कुछ जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बोली हैं वो आप इसमें से नोट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें मैंने बोली है यहाँ पे। हर लेक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। हर एक क्वेश्चन जहाँ पे एग्जाम में बना हुआ है। ओके, थैंक्स।